कौन सोच सकता था कि एक मामूली सा दूध का डब्बा रे के हाथों में पहुंचते ही जेल ब्रेक का सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। जैसे ही उसने डब्बा खोला, अंदर से एक पतली सी प्लास्टिक शीट निकली। मौका मिलते ही उसने उसे गेट के पासवर्ड लॉक पर चिपका दिया। अब खेल शुरू हुआ। जब गार्ड ने पासवर्ड डाला, उसके फिंगरप्रिंट्स उसी शीट पर छप गए। रे ने एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके तुरंत सही पासवर्ड कॉम्बिनेशन निकाल लिया। लेकिन असली मुश्किल यहीं से शुरू हुई। गेट के बाहर हाथ कैसे निकाला जाए? रे ने चालाकी दिखाई। उसने टॉयलेट पेपर की छोटी छोटी गोलियां बनाई, उन पर टूथपेस्ट लगाया और फिर एक बड़ी पेपर शीट से उन्हें लपेटकर एक चिपचिपा घोंसा तैयार कर लिया। अब ये काम तो हो गया, लेकिन सबसे बड़ा खतरा था कैमरे की निगरानी। इसका भी हल उसने पहले ही निकाल लिया था। रे ने गार्ड की डेली रूटीन अच्छे से समझ ली थी। हर बार जब गार्ड उसे सेल में छोड़कर बाहर जाता, तो सिगरेट पीते पीते लगभग 7 मिनट बर्बाद कर देता। और यही 7 मिनट का गैप था जो रे के लिए जेल ब्रेक का गोल्डन चांस बन गया। लेकिन रे अच्छी तरह जानता था, सिर्फ एक चालाकी से जेल नहीं टूटी जाती। एक सफल जेल ब्रेक के 3 मुख्य एलिमेंट होते हैं। पहला, गार्ड्स और उनकी रूटीन की इंफॉर्मेशन। दूसरा, जेल के लेआउट की पूरी समझ। और तीसरा, बाहर कोई भरोसेमंद साथी होना। रे के पास पहले 2 एलिमेंट्स की पकड़ थी। उसे जेल के स्ट्रक्चर का पूरा अंदाजा था और तभी उसने जेल के बगल में एक वीक स्पॉट भी नोटिस किया, एक फायर स्टेशन। रे के पास बस ब्लैक सेल की लोकेशन थी, लेकिन अब सारी कड़ियां जुड़ चुकी थीं। सब कुछ समझ लेने के बाद उसने अपने अब तक के सबसे खतरनाक प्लान को अमल में लाना शुरू कर दिया। अगले दिन जैसा कि उसने बताया था, जैक सच में रे पर चाकू से हमला करता है, लेकिन रे तुरंत उसे हरा देता है और फाइट जीत जाता है। इस हंगामे की वजह से जेल के गार्ड्स बीच में आ जाते हैं और रे को सिक्योर हाउसिंग यूनिट में डाल देते हैं, जो एक हाई सिक्योरिटी एरिया है जहां सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता है। रे को एक छोटी सी खिड़की रहित कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जिसमें सिर्फ एक टॉयलेट और एक सिक्योरिटी कैमरा होता है जो हर वक्त उसे देखता रहता है। उसे सिर्फ एक बाइबल रखने की इजाजत होती है। टाइम बर्बाद किए बिना रे भागने की प्लानिंग शुरू कर देता है। उसने पहले ही जेल की लोकेशन का एनालिसिस कर लिया होता है और पता लगा लेता है कि ये हाई सिक्योरिटी यूनिट फायर गैराज के बिल्कुल पास है। गार्ड्स की बातों को सुनकर वो उनके शेड्यूल के बारे में जान लेता है और उसे एहसास होता है कि आइसोलेशन ब्लॉक में स्टाफ कम है, जो उसके लिए फायदा है। कुछ दिनों तक रे गार्ड्स की रूटीन को ऑब्जर्व करता है और देखता है कि वे हमेशा बाहर जाकर सिगरेट ब्रेक लेते हैं, जो ठीक 7 मिनट तक चलता है। इस जानकारी का इस्तेमाल करके वो एग्जैक्ट टाइम और तरीका तय कर लेता है अपनी भागने की प्लानिंग के लिए। अब सिर्फ एक चीज बाकी रह जाती है, अपने सेल का पासकोड पता लगाना। इसके लिए वो अपने खाने के साथ आने वाले चॉकलेट मिल्क पैकेजिंग से पॉलिथीन की पतली परत उतार लेता है। जब उसे वॉक पर ले जाया जाता है तो वो बड़े ही सीक्रेट तरीके से उस प्लास्टिक शीट को कीपैड पर लगा देता है। बाद में गार्ड्स के छोड़े हुए फिंगरप्रिंट्स देखकर वो पासकोड में इस्तेमाल हुए नंबर्स डिटेक्ट कर लेता है। जब उसके पास ये डिजिट्स आ जाते हैं तो पासकोड क्रैक करना आसान हो जाता है। इसी बीच रे एक तरीका निकालता है बाहर अपनी टीम से सीक्रेट कम्युनिकेशन करने का। वो एक लेटर में एनक्रिप्टेड मैसेज डालता है, जिसमें वो टीम को बताता है कि उसके भागने वाले दिन ठीक शाम 4 बजे एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना है। वो पहले से ही टॉयलेट पेपर की बॉल्स बनाकर रखता है, जिन्हें साबुन में भिगो दिया होता है। आखिरकार भागने का दिन आ जाता है। वॉक से लौटते वक्त रे बड़ी ही चालाकी से टॉयलेट पेपर से दरवाजे के लॉक को जैम कर देता है, ताकि वो पूरी तरह से लॉक न हो। जैसे ही गार्ड सिगरेट ब्रेक के लिए बाहर जाते हैं, वो सही पासकोड डालकर अपनी सेल से निकल जाता है। जल्दी जल्दी वो एक वेंट से रेंग कर निकलता है, जो सीधा फायर गैराज तक जाता है। वहां जाकर वो फायर फाइटर की यूनिफॉर्म पहन लेता है। उसी समय उसकी टीम डिस्ट्रैक्शन शुरू कर देती है और जेल के बाहर एक कार में धमाका कर देती है। फायर ब्रिगेड तुरंत उस जगह पहुंच जाती है। रे फायर ट्रक के नीचे लटक कर बाहर निकल जाता है। बाहर पहुंचते ही वो आराम से अपनी टीममेट्स एबिगेल और हर्ष की कार में चढ़ जाता है। ये दोनों उसके सबसे करीबी साथी होते हैं। वे उसे जेल से थोड़ी दूरी पर ले जाकर एक टेलीफोन बूथ के पास छोड़ देते हैं। अब भी जेल का रॉब पहने हुए रे सीधे बूथ की तरफ बढ़ता है। उसी वक्त वहां से गुजरती एक पुलिस कार उसे देख लेती है और थोड़ी देर में और पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं, जो रे को बंदूक तानकर घेर लेते हैं। लेकिन रे किसी तरह कॉल करने में सफल हो जाता है और एक सीक्रेट कोड पास करता है। थोड़ी देर बाद एक आदमी लेस्टर क्लार्क वहां पहुंचता है। वो पुलिस अधिकारियों से बात करता है और उन्हें कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद पुलिस वाले रे को छोड़ देते हैं। इसके बाद रे और लेस्टर जेल के वार्डन के ऑफिस में इंतजार करते हैं, ये देखने के लिए कि उसकी रिएक्शन क्या होगी। वार्डन आते ही उन्हें डांटना शुरू कर देता है। तभी लेस्टर सच्चाई सामने रख देता है। रे कोई अपराधी नहीं है, बल्कि एक सिक्योरिटी फर्म ब्रेसलैंड क्लार्क का को-फाउंडर है, जो जेल की सिक्योरिटी टेस्ट करने में स्पेशलाइज करती है। उसका काम होता है नकली पहचान बनाकर जेल के अंदर घुसना और ये चेक करना कि जेल सच में एस्केप प्रूफ है या नहीं। सालों से रे ने अपनी ऐसी पहचान बना ली थी कि वो किसी भी जेल से भाग सकता था। वार्डन ये जानने के लिए उत्सुक हो जाता है कि आखिर उसने ये सब कैसे किया। रे कॉन्फिडेंस से बताता है कि जब उसे पता चला कि आइसोलेशन ब्लॉक फायर गैराज के पास है, तो उसने जानबूझकर दुश्मनी बनाई ताकि उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाए। बाकी का एस्केप प्लान तो वो खुद अपनी आंखों से देख चुका था। रे की इंटेलिजेंस देखकर वार्डन हैरान रह जाता है और एक आखिरी सवाल पूछकर उन्हें विदा कर देता है। मीटिंग के बाद 5 महीने बाद पहली बार रे अपने ऑफिस वापस लौटता है। वहाँ उसका इंतजार कर रही होती है एक पजल, एक कस्टम मेड 3D रिडल, जिसे हर्ष ने महीनों से बनाया होता है। लेकिन
लेकिन रे उसे सिर्फ कुछ सेकंड्स में हल कर देता है, जिससे हश इम्प्रेस भी होता है और थोड़ा परेशान भी। इसी दौरान उसका बिजनेस पार्टनर लेस्टर CIA की लॉयर जेसिका मिलर से मीटिंग अरेंज करता है। उसने रे की लिखी बुक पढ़ी थी जिसमें जेल की सिक्योरिटी की कमजोरियों के बारे में बताया गया था और वो उसकी एक्सपर्टीज से बहुत प्रभावित थी। जेसिका चाहती है कि रे एक नई टॉप सीक्रेट जेल को टेस्ट करे। ये जेल ऐसी बनाई गई थी जिसमें इतने खतरनाक क्रिमिनल्स को रखा जाता है कि कोई भी सरकार उनके नाम तक रिकॉर्ड में नहीं रखना चाहती। ये प्राइवेट जेल है और इसकी असली लोकेशन पूरी तरह सीक्रेट रखी जाती है। रे की टीम तुरंत इस आइडिया के खिलाफ हो जाती है और कहती है कि ये बहुत ही डेंजरस है, लेकिन तभी लेस्टर बड़ा खुलासा करता है। जेसिका इस काम के लिए लाखों डॉलर देने को तैयार है। इतनी बड़ी रकम सुनने के बावजूद रे अब भी डाउटफुल रहता है, लेकिन जेसिका समझाती है कि इस जेल में जो कैदी बंद हैं, वे सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं बल्कि ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें असली दुनिया में कभी वापस नहीं आना चाहिए। उसकी बातें सुनकर रे दोबारा सोचता है और अपनी टीम की चिंता को नजरअंदाज करके ये डील मान लेता है। जेसिका रे को एक फेक आइडेंटिटी देती है। अब वो जेल में एंथनी पोर्टो नाम से जाएगा, जो एक स्पेनिश टेररिस्ट फॉर हायर है। जेल के अंदर उसका सिर्फ एक कांटेक्ट होगा, वार्डन रॉजर मार्श। अगर कुछ गलत होता है तो रे को उसे एक इवैक्यूएशन कोड देना होगा ताकि वो उसे बाहर निकाल सके। इन्फिल्ट्रेशन वाले दिन हश प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए रे के हाथ में एक ट्रैकर इम्प्लांट कर देता है ताकि उसकी लोकेशन ट्रैक हो सके। लेकिन अचानक एक वैन आकर रुकती है और कुछ नकाबपोश लोग रे को किडनैप कर लेते हैं। वे तुरंत ट्रैकर ढूंढकर काट निकालते हैं, जिससे वो पूरी तरह अनट्रेसेबल हो जाता है। इससे पहले कि रे रिएक्ट कर पाए, वे उसे हेवी सेडेटिव्स इंजेक्ट कर देते हैं ताकि वो बेहोश रहे और जेल की लोकेशन सीक्रेट बनी रहे। ट्रांसपोर्ट के दौरान एक वक्त पर रे थोड़ी देर के लिए होश में आता है। वो खुद को एक हेलीकॉप्टर के अंदर पाता है। वहाँ वो देखता है कि एक गार्ड दूसरे कैदी को चाकू मारकर उसकी बॉडी को हेलीकॉप्टर से बाहर फेंक देता है। इससे पहले कि रे समझ पाए क्या हो रहा है, गार्ड्स नोटिस कर लेते हैं कि वो जाग गया है और उसे फिर से इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते हैं। आखिरकार रे जेल के अंदर होश में आता है। वो खुद को एक ग्लास सेल में पाता है जो एक प्लेटफॉर्म पर ऊंचाई पर बनी होती है। उसके आसपास कई और कैदी भी इसी तरह के ट्रांसपेरेंट सेल्स में बंद होते हैं। पूरी जेल हाई सिक्योरिटी सर्वेलेंस के अंदर रहती है। मास्क पहने हुए और राइफल्स लिए गार्ड्स इधर उधर गश्त करते रहते हैं, जबकि मूविंग कैमरास हर कैदी की हरकत पर नजर रखते हैं। जल्द ही रे को जेल के वार्डन से मिलने ले जाया जाता है। वो खुद को होम्स के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। ये सुनकर रे कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है वार्डन मार्श कहाँ है, लेकिन हॉब्स साफ कह देता है कि यहाँ कोई मार्श नहीं है, जबकि रे को तो बताया गया था कि वार्डन का नाम रॉजर मार्श है। उसका डर और बढ़ जाता है और वो उन्हें बताता है कि हेलीकॉप्टर में उसने एक गार्ड को कैदी को मारते हुए देखा था। हॉब्स ये सुनकर नाराज हो जाता है और उसे नजरअंदाज करके जाने लगता है। लाचार होकर रे उसे रोकता है और इवैक्यूएशन कोड बताता है ताकि वो बाहर निकल सके, लेकिन हॉब्स उसका मजाक उड़ाता है और ठंडे अंदाज में कहता है कि अब वो भी बस एक और कैदी है। उधर एबिगेल और हश पूरी कोशिश कर रहे होते हैं रे की लोकेशन ढूंढने की, लेकिन उनका मिशन बेहद मुश्किल साबित होता है। जेल के अंदर कैदियों को बेबीलोन एरिया भेजा जाता है, जो इस जेल का यार्ड होता है। लेकिन रे अब भी अपनी सेल में शॉर्ट खड़ा रहता है। जब वार्डन उसे पोर्टोस कहकर बुलाता है तो पास खड़ा एक कैदी ये नाम सुनकर चौंक जाता है, जैसे उसे ये पहचान हो। यार्ड की तरफ जाते हुए रे देखता है कि गार्ड्स बेरहमी से कैदियों की पिटाई कर रहे हैं। उसे समझ आता है कि इन गार्ड्स के पास पूरा अधिकार है कि वो कैदियों का हौसला तोड़ने के लिए जो चाहे कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद कुछ बड़े बड़े और ताकतवर कैदी रे के पास आते हैं, मानो उसके लिए वेलकम पार्टी रखने वाले हों। लेकिन रे सीधा सीधा मना कर देता है और उनमें से एक का हाथ पकड़कर उसकी उंगलियां तोड़ देता है। इससे पहले कि मामला और बिगड़े, वही कैदी आगे आता है जिसने पहले उसका नाम सुना था। अपने ग्रुप के साथ आकर वो बीच में पड़ता है। उसका नाम है एमिल रॉटमे। एमिल रे से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन रे किसी स्मॉल टॉक में इंटरेस्ट नहीं दिखाता। एमिल फिर भी जिद करता है और बताता है कि वो पहले मैनहाइम नाम के आदमी के लिए सिक्योरिटी का काम करता था, लेकिन रे अब भी दूरी बनाए रखता है और अनजान लोगों से बात करने में दिलचस्पी नहीं दिखाता। उधर वार्डन हॉब्स अपने ऑफिस में अपने एक ऑफिसर को डांटता है कि उसने हेलीकॉप्टर वाले कैदी को क्यों मार दिया। ऑफिसर हैरान रह जाता है जब हॉब्स कहता है कि उस कैदी की कीमत उसकी सैलरी से काटी जाएगी। ये सुनकर साफ हो जाता है कि ये जेल किसी बिजनेस की तरह चलती है। जेल के अंदर रे गार्ड्स और पूरी फैसिलिटी को गौर से देखना शुरू करता है, किसी कमजोरी के तलाश में। इसी बीच एमिल लगातार उसकी मदद करने की कोशिश करता है और पूछता रहता है कि वो क्या देख रहा है, यहाँ तक कि वो मदद ऑफर भी करता है। धीरे धीरे रे पजल को जोड़ने लगता है और समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल जेल नहीं है, ये एक सीक्रेट टॉर्चर फैसिलिटी है जहाँ अमीर लोग अपने दुश्मनों को गायब कराने के लिए भेजते हैं। सच जानने के लिए रे प्लान करता है कि उसे आइसोलेशन एरिया देखना होगा और इसके लिए उसे खुद को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डलवाना पड़ेगा। वो एमिल की तरफ मदद के लिए मुड़ता है। एमिल भी तैयार हो जाता है और रे के चेहरे पर घूसा मारता है। दोनों की फाइट WWE स्टाइल में होती है, जिससे पूरा जेल उनका शो देखने लगता है। सिक्योरिटी कैमरों पर ये सब देखकर वार्डन हॉब्स साफ एंटरटेन होता है, जैसे ये फाइट उसे मजा दे रही हो। आखिरकार रे और एमिल को आइसोलेशन एरिया भेज दिया जाता है, जो एक छोटा सा कमरा है, लेकिन वही सेल और टॉर्चर चैम्बर दोनों का काम करता है। ये कमरा एक ओवन की तरह काम करता है, जहाँ का टेम्परेचर इंसान के झेलने लायक नहीं होता। ऊपर से हाई पावर
पावर्ड हैलोजन लाइट्स कैदियों पर गिरती हैं, जिन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे उन्हें डिसोरिएंट और डिहाइड्रेट कर दें। इस दौरान वार्डन हॉब्स सिक्योरिटी कैमरों से उनकी तकलीफ देखते हुए मजा लेता है। पूरा दिन इस चेंबर में गुजारने के बाद एक जेल का डॉक्टर रे से मिलने आता है। रे उसकी इंसानियत को अपील करते हुए पूछता है कि ये जेल आखिर कहाँ है। रे नोटिस करता है कि डॉक्टर हिचकिचा रहा है, मानो समझ नहीं पा रहा कि क्या जवाब दे। तभी एक जेल ऑफिसर वहां आ जाता है और पूछता है कि रे ने उससे क्या सवाल किया। डॉक्टर घबराकर झूठ बोल देता है कि वे बस डिहाइड्रेशन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन रे ये सब सुन लेता है और समझ जाता है कि ये डॉक्टर उसकी एस्केप की चाबी हो सकता है। इधर बाहर एबिगेल और हर्ष लेस्टर को घेर लेते हैं और उससे रे की लोकेशन जानने की डिमांड करते हैं। वे उस पर दबाव डालते हैं कि वो जेसिका से बात करे। शुरुआत में लेस्टर मना करता है और कहता है कि सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हो रहा है और उन्हें प्रोसेस पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन हर्ष गुस्से में आ जाता है और उसे धमकाता है, जिससे लेस्टर झुक जाता है। मजबूरी में वो वादा करता है कि वो जेसिका को कॉल करेगा। जेल के अंदर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से निकलने के बाद रे अपनी नई खोज एमिल के साथ शेयर करता है। उसने नोटिस किया था कि चेंबर का फर्श एल्यूमिनियम की जगह स्टील की प्लेट से रिवेटेड है। इसका मतलब है कि अगर वो उन रिवेट्स को निकाल पाए तो शायद उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। इसके लिए रे एमिल से कहता है कि वो किसी तरह एक मेटल प्लेट लाए जिससे वो रिवेट्स खोल सके। एमिल तुरंत प्लान एक्टिवेट कर देता है। वो गार्ड्स को कहता है कि वो वार्डन से अपने बॉस मैनहाइम के बारे में बात करने को तैयार है। मीटिंग में वार्डन फिर से उस पर प्रेशर डालता है कि वो मैनहाइम की लोकेशन बताए, लेकिन सीधा जवाब देने के बजाय एमिल जानबूझकर उसका मजाक उड़ाता है और मैनहाइम की लोकेशन का एक बेहद डिटेल्ड नक्शा बना देता है। ये देखकर हॉब्स गुस्से में आ जाता है और गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि एमिल को टॉर्चर करो। गार्ड्स एक वाटर होज उसके गले में ठूंस देते हैं। टॉर्चर झेलने के बाद एमिल किसी तरह एक ड्रेन कवर चुरा लेता है, जिसे वो बड़ी सफाई से निकाल लेता है ताकि गार्ड्स को भनक भी ना लगे। मीटिंग के बाद एमिल वो ड्रेन कवर रे को दे देता है और बदले में उसके प्लान के बारे में जानने की डिमांड करता है। आखिरकार रे सच बताता है। वो कहता है कि अगर वे इन रिवेट्स पर डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड हीट डालेंगे तो ये फैलकर टूटकर निकल जाएंगे। वो समझाता है कि जब स्टील को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो वो फैलकर लगभग 0.03 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है और तब ये रिवेट्स आसानी से निकल जाएंगे। इस काम को पूरा करने के लिए रे टूथपेस्ट से ड्रेन कवर को पॉलिश करता है ताकि वो इतना रिफ्लेक्टिव बन जाए कि वो हीट को सही जगह डायरेक्ट कर सके। वो बताता है कि उसने जेल की स्ट्रक्चर का एनालिसिस किया है और एक डरावनी सच्चाई सामने आई है। वार्डन ने रे की खुद की लिखी बुक की रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करके इस फैसिलिटी को लगभग अनब्रेकेबल बना दिया है। अपनी ऑब्जर्वेशन के आधार पर रे को लगता है कि ये जेल जमीन के नीचे नहीं बल्कि किसी बड़ी नेचुरल फिशर या गुफा में बनाई गई है। रे सिर्फ एक चीज मांगता है, सही वक्त पर एक डिस्ट्रैक्शन। एमिल मान जाता है और तुरंत प्लान पर काम शुरू कर देता है। रे अपने हाथ में ब्रेड का एक टुकड़ा छिपा लेता है, जबकि एमिल एक मुस्लिम कैदी जव के पास जाकर उसकी माँ को गालियां देने लगता है। जैसा सोचा था, तुरंत ही बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है। जैसे जैसे फाइट बढ़ती है, गार्ड्स दौड़कर आते हैं और सब कैदियों को आइसोलेशन चेंबर में भेज देते हैं। जैसे ही रे अंदर पहुंचता है, वो तुरंत रिवेट्स को गर्म करना शुरू कर देता है और खुद को कैमरे की नजर से बचाकर सही पोजीशन में रखता है। काम पूरा होने पर वो चेंबर की दीवारों पर जोर से मारकर एमिल को सिग्नल देता है कि अब प्लान का अगला स्टेप शुरू करो। एमिल जोर जोर से चीखने लगता है ताकि सबका ध्यान उसकी तरफ जाए। उसी वक्त रे अपना सेल कैमरा ब्रेड के टुकड़े से ब्लॉक कर देता है ताकि कोई उसे नोटिस न कर पाए और फिर वेंट सिस्टम में घुसकर बाहर निकल जाता है। लेकिन तंग रास्ते से गुजरते हुए गलती से वो एक वॉल तोड़ देता है, जिससे बड़ा पानी का रिसाव शुरू हो जाता है। इसी बीच वार्डन एमिल के पास आता है ये जानने के लिए कि वो क्या कर रहा है। एमिल जानबूझकर किसी और भाषा में बोलना शुरू कर देता है। जब रे आखिरकार बाहर निकलता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है कि जेल जमीन के नीचे नहीं बल्कि ये एक विशाल कार्गो शिप के अंदर बनी है जो समंदर के बीचों बीच तैर रही है। इस धोखे का साइज देखकर रे तुरंत वापस लौट जाता है ताकि कोई उसे देख न ले। टूटा हुआ वॉल्व आइसोलेशन चेंबर्स में पानी फैला देता है, जिससे गार्ड्स का ध्यान भटक जाता है और रे को वापस बिना पकड़े लौटना आसान हो जाता है। उधर शहर में एबिगेल और हर्ष लेस्टर पर फिर से प्रेशर डालते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसने सच में जेसिका से बात की। लेस्टर उन्हें भरोसा दिलाता है कि हाँ, उसने बात की है और सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। लेकिन एबिगेल को अब भी शक रहता है। वो बताती है कि रे के इस काम की पेमेंट होल्ड पर डाल दी गई है, जिससे मामला और भी संदिग्ध लगने लगता है। जेल के अंदर वार्डन हॉब्स और उसका ऑफिसर फ्लड से हुए नुकसान का निरीक्षण करते हैं। एरिया चेक करते समय उन्हें पता चलता है कि कई रिवेट्स अपनी जगह से गायब हैं। हॉब्स को तुरंत शक हो जाता है कि किसी ने फैसिलिटी से छेड़छाड़ की है। इसी बीच लेस्टर हॉब्स को कॉल करता है और रे के बारे में सब कुछ बता देता है। लेकिन रे को हटाने का इंतजाम करने की बजाय वो वार्डन को ऑर्डर देता है कि रे हमेशा के लिए वहीं रहना चाहिए। असलियत सामने आती है कि लेस्टर का अपना एजेंडा है। वही इस इलीगल जेल का सीईओ है जिसे इन्वेस्टर्स ने हायर किया था रे और उसकी कंपनी की रेपुटेशन की वजह से। लेस्टर ही मैनहाइम की तलाश कर रहा है क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े बैंकरों ने उस पर इनाम रखा हुआ है। मैनहाइम ने ऐसा प्रोग्राम बनाया था जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को खतरे में डाल सकता था। अपनी चाहत पूरी करने के लिए लेस्टर हॉब्स पर प्रेशर डालता है कि एमिल
शॉर्टमायर के इंटेरोगेशन को और तेज किया जाए। वहीं दूसरी तरफ वार्डन लगातार रे को तोड़ने में लग जाता है, उसकी नींद छीनकर और बेरहमी से पिटाई करके। एमिल उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता और कहता है कि उसे फोकस बनाए रखना होगा, लेकिन दिन ब दिन रे की हालत खराब होती जाती है। रे की चोटों का इलाज करते हुए डॉक्टर धीरे धीरे गिल्टी फील करने लगता है, क्योंकि वो रोज उसकी तकलीफ अपनी आंखों से देखता है। रे का हौसला बढ़ाने के लिए एमिल उससे उसके पास्ट के बारे में पूछता है। रे पहले तो झिझकता है, लेकिन आखिरकार खुलकर बताता है कि वो एक समय लॉयर और प्रोसिक्यूटर था। एक दिन जिस आदमी को उसने जेल भिजवाया था, उसने उसे बदला लेने की कसम खाई। वो आदमी जेल से भाग निकला और रे की पत्नी और बेटे की हत्या कर दी। तब से रे ने अपनी जिंदगी इस मिशन को समर्पित कर दी, जेलों को इतना मजबूत बनाना कि कोई क्रिमिनल कभी भाग न सके। ये सुनकर एमिल उसे याद दिलाता है कि अब उसके पास जीने का एक मकसद है, सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों को सजा देने के लिए जिन्होंने उसे फंसाया है। उधर बाहर एबिगेल और हर्ष भी हार मानने को तैयार नहीं होते। हर्ष गहराई में जाकर इन्वेस्टिगेशन करता है और एक सीक्रेट प्राइवेटली ओन्ड जेल का पता लगाता है, जिसका नाम है द टॉम। ये वही जगह है जहां अमीर लोग अपने दुश्मनों को गायब कराते हैं। यही वो जेल है जिसमें रे फंसा हुआ है, लेकिन पूरी कोशिशों के बावजूद हर्ष इसकी सही लोकेशन का पता नहीं लगा पाता। जेल के अंदर रे और एमिल अब गार्ड्स पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। सभी गार्ड्स एक जैसे मास्क पहनते हैं, जिससे उनकी मूवमेंट को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन रे उनकी हरकतों को गौर से देखकर पैटर्न नोटिस करना शुरू कर देता है। उन्हें ट्रैक करने के लिए रे और एमिल हर गार्ड को उनकी आदतों और शारीरिक लक्षणों के आधार पर अलग अलग निकनेम देने लगते हैं। अब उन्हें डॉक्टर का कोऑपरेशन चाहिए। डॉक्टर से बात करने के लिए रे को थोड़ा टाइम दिलाने के लिए एमिल रे की जांघ में चाकू मार देता है। जब डॉक्टर उसके जख्म को टांके लगा रहा होता है तो रे उसकी इंसानियत को जगाने की कोशिश करता है और उसे हिपोक्रेटिक ओथ की याद दिलाता है। रे बुरी तरह से डॉक्टर को समझाने की कोशिश करता है कि वो उनकी लोकेशन बता दे, लेकिन डॉक्टर डर के मारे कुछ बोल नहीं पाता। इसके अलावा उसे ये भी यकीन नहीं है कि रे इस जगह पर सही इंसानों में से हैं या नहीं। हालांकि बातचीत के दौरान रे चुपके से डॉक्टर की टेबल से कुछ क्लॉटिंग पाउडर और बाकी सामान चुरा लेता है। इसके बाद रे एक और प्लान बनाता है अपनी लोकेशन का पता लगाने के लिए। वो और एमिल एक कैदी से चश्मा छीन लेते हैं और फिर रे कार्डबोर्ड, पेन और लेंस का इस्तेमाल करके एक जुगाड़ू सेक्सटेंट बना लेता है। इस डिवाइस से वो शिप का लैटिट्यूड कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें शिप के टॉप डेक तक पहुंचना जरूरी है ताकि वो तारों को देख सकें। इसी बीच वार्डन हॉब्स ऑर्डर देता है कि रे को उसके ऑफिस में लाया जाए। वो रे को बताता है कि उसे दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि वो एमिल से बात न कर सके। रे फौरन सोचकर अपनी फ्रीडम के लिए बार्गेन करने लगता है। वो एमिल के बॉस मैनहाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देने का ऑफर करता है। वो दावा करता है कि एमिल उस पर भरोसा करता है और अगर उसे थोड़ा टाइम मिले तो वो उससे मैनहाइम की लोकेशन निकलवा सकता है। वार्डन को ये डील इंटरेस्टिंग लगती है और वो मान जाता है। फिलहाल रे को एमिल वाले ब्लॉक में ही रहने दिया जाता है। ये सब असल में रे की चाल थी। वापस सेल ब्लॉक पहुंचकर वो एमिल को अपनी डील के बारे में सब कुछ बता देता है। टाइम पास करने के लिए एमिल झूठी कहानियां बनाकर रे को सुनाता है, जिन्हें रे आगे वार्डन तक पहुंचाता है। अब रे और एमिल जावेद नाम के मुस्लिम कैदी से मदद मांगते हैं। उन्हें ऐसा आदमी चाहिए जो शिप के डेक तक पहुंच सके और जावेद इस काम के लिए बेस्ट है। थोड़ी देर बाद जावेद को वार्डन हॉब्स के पास ले जाया जाता है और वो झूठ मूठ ये दिखाता है कि वो जासूस बनकर उनकी मदद करना चाहता है। वो दावा करता है कि वो रे के भागने की प्लानिंग की जानकारी दे सकता है। इसके बदले में वो अपनी धार्मिक रिवायतों के तहत खुले आसमान में बाहर जाकर नमाज पढ़ने की परमिशन मांगता है। वार्डन जावेद की असली मंशा से अनजान उसके रिक्वेस्ट मान लेता है और उसे डेक तक एक्सेस दे देता है। बाहर पहुंचते ही जावेद तुरंत सेक्सटेंट का इस्तेमाल करता है और शिप का लैटिट्यूड कैलकुलेट कर लेता है। इस क्रूशल जानकारी से रे अंदाजा लगाता है कि वे अटलांटिक ओशन में मोरक्को के पास हैं। उन्हें अब भी अपनी एग्जैक्ट लोकेशन का पूरा भरोसा नहीं है। तभी एमिल को याद आता है कि उसका एक दोस्त कासाब्लैंका में है, जिस पर उसका बड़ा एहसान बाकी है। अगर किसी तरह उसे मैसेज भेजा जाए तो वो और उसकी टीम जरूर आकर उन्हें बचा लेंगे। मैसेज भेजने के लिए रे एक और ट्रिक निकालता है। वो चोरी किया हुआ क्लॉटिंग पाउडर निगल लेता है और जहर खाने जैसे सिम्टम्स दिखाने लगता है। चेकअप के दौरान रे अपना असली नाम बताता है और जोर देता है कि वो कोई क्रिमिनल नहीं है, बल्कि उसे फंसाया गया है। वो डॉक्टर से कहता है कि वार्डन हॉब्स के ऑफिस की तलाशी ले, वहाँ उसकी किताब रखी है जो उसकी आइडेंटिटी का सबूत है। उस रात डॉक्टर अपनी कॉन्शियंस से लड़ता है। शराब पीते हुए वो हिपोक्रेटिक ओथ के बारे में सोचता रहता है। आखिरकार वो चोरी छिपे वार्डन के ऑफिस में जाता है और रे की किताब ढूंढ निकालता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि रे सच बोल रहा था। हालात की नाइंसाफी समझते ही डॉक्टर तुरंत गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि रे को उसके पास लाया जाए। वो रे से पूछता है कि वो उसकी कैसे मदद कर सकता है। रे उससे कहता है कि वो एमिल के कॉन्टैक्ट को कासाब्लैंका में ईमेल भेज दे। आखिरकार भागने का दिन आ ही जाता है। रे वार्डन हॉब्स
हॉब्स को मैनहाइम की नकली लोकेशन बता देता है और उसे पूरी तरह गुमराह कर देता है। उसी वक्त जावेद वार्डन के पास जाकर और झूठी जानकारी देता है कि आज दंगा भड़कने वाला है और गार्ड्स को रे पर खास नजर रखनी चाहिए। वार्डन तुरंत सीसीटीवी कैमरों से रे पर नजर रखने लगता है। वो देखता है कि रे मोर्स कोड में मैसेज भेज रहा है ताकि ब्लॉक सी में दंगा शुरू हो सके। इस चाल में फंसकर वार्डन सारे गार्ड्स को ब्लॉक सी में भेज देता है और बेबीलोन एरिया में सिर्फ 2 गार्ड्स रह जाते हैं। इसी बीच डॉक्टर आखिरकार कासाब्लैंका में एमिल के कॉन्टैक्ट को ईमेल भेज देता है और उनका बैकअप प्लान एक्टिवेट हो जाता है। परफेक्ट मौके को देखते ही जावेद बेबीलोन एरिया में लड़ाई भड़का देता है और दंगा शुरू हो जाता है। गार्ड्स हालात काबू करने में उलझ जाते हैं और इसी बीच रे, एमिल और जावेद मौके का फायदा उठाकर टॉप डेक की तरफ भागते हैं। लेकिन हॉब्स जल्दी ही उनकी भागने की कोशिश नोटिस कर लेता है और कार्गो होल्ड को तुरंत लॉकडाउन करने का ऑर्डर दे देता है। इससे पहले कि तीनों टॉप तक पहुंच पाते, सिक्योरिटी डोर जोर से बंद होकर उनका रास्ता रोक लेते हैं। उसी समय एमिल की रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर्स लेकर पहुंच जाती है और शिप के ऊपर मंडराने लगती है ताकि उन्हें निकाल सके। अंदर प्रिजन में गार्ड्स और भागने वालों के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। इसी दौरान जावेद को गोली लग जाती है और वो हिलने डुलने लायक नहीं रहता। रे तुरंत एक और प्लान बनाता है। उसे शिप के पावर सिस्टम को शट डाउन करना होगा ताकि सारे दरवाजे अनलॉक हो जाएं और उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। वो एमिल को डेक पर जाकर हेलीकॉप्टर में चढ़ने का ऑर्डर देता है और वादा करता है कि वो खुद बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेगा। एमिल पहले हिचकिचाता है क्योंकि वो जावेद को पीछे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन जावेद जिद करता है और कहता है कि उसे गन्स के साथ छोड़ दिया जाए ताकि वो उन्हें कुछ टाइम दिला सके। मजबूरी में एमिल उसे 2 पिस्तौल थमाता है और खुद डेक की ओर भागता है। कुछ ही देर में गार्ड जावेद पर टूट पड़ते हैं, लेकिन मरने से पहले वो कई गार्ड्स को मार गिराता है। उधर कंट्रोल रूम जाते वक्त रे का सामना जेल ऑफिसर से हो जाता है। एक बेहद खतरनाक फाइट शुरू होती है। कड़ी जद्दोजहद के बाद रे आखिरकार उसे सीढ़ियों से गिराकर मार देता है। वक्त बर्बाद किए बिना रे कंट्रोल सेंटर पहुंचता है और पावर सिस्टम शट डाउन कर देता है, जिससे सारे दरवाजे अनलॉक हो जाते हैं। अब हैच खुल चुका है और एमिल भारी गोलीबारी के बीच दौड़ते हुए डेक तक पहुंच जाता है। वो हेलीकॉप्टर से मशीन गन अलग करता है और टर्मिनेटर की तरह दुश्मनों को ढेर कर देता है। वो अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि रे का इंतजार करें, लेकिन जल्द ही समझ जाता है कि वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। मजबूर होकर हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है, लेकिन जहाज के ऊपर मंडराता रहता है, उम्मीद करते हुए कि रे अब भी पहुंच सकता है। इस बीच रे पानी के फ्लशिंग टैंक के अंदर छिपा होता है और वार्डन हॉब्स आसपास तलाश कर रहा होता है। वार्डन अपने लोगों को पावर वापस चालू करने का ऑर्डर देता है। जैसे ही सिस्टम ऑन होता है, फ्यूल कन्वर्जन सिस्टम अपने आप फ्लशिंग टैंक को पानी से भर देता है और रे तेजी से बाहर समुद्र में बहकर गिर जाता है। हॉब्स ये देखकर बाहर भागता है। एमिल हेलीकॉप्टर से रे को पानी में तड़पते हुए देख लेता है और फौरन रस्सी की सीढ़ी नीचे गिरा देता है। रे सीढ़ी पकड़ लेता है, लेकिन वार्डन हॉब्स यहीं नहीं रुकता। वो फायरिंग शुरू करता है और एमिल को घायल कर देता है, लगभग रस्सी की सीढ़ी को भी उड़ा देता है। रे तेल के टैंकों को टारगेट करता है और फायर करता है। गोली लगते ही जबरदस्त धमाका होता है, जिससे वार्डन और उसके लोग आंख के गोले में समा जाते हैं। हेलीकॉप्टर मोरक्को के तट की ओर उड़ जाता है। जमीन पर उतरते ही एक कार उनका इंतजार कर रही होती है। सबको चौंकाते हुए जेसिका, वही औरत जिसने रे को इस काम पर रखा था, कार से बाहर निकलती है। लेकिन रे के लिए सबसे बड़ा शौक तब होता है जब एमिल उसे आराम से अपनी बेटी कहकर इंट्रोड्यूस करता है। तभी असली राज खुलता है कि एमिल असल में मैनहाइम है, वही आदमी जिसे अब तक सब उसका बॉस समझते थे। उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए झूठ बोला था ताकि दुश्मन उसे पकड़ ना सके। जेसिका, जिसे पता था कि उसका पिता टोम में कैद है, ने ही रे को फंसवाया ताकि वो अंदर जाकर अपने पिता को बाहर निकाल सके। यहाँ तक कि पोर्टो नाम का कोड भी उसके पिता के लिए मैसेज था। जाने से पहले जेसिका रे को एक आखिरी जानकारी देती है। अगले सीन में रे की मुलाकात एबिगेल से होती है। वो बताती है कि लेस्टर से वादा किया गया था कि उसे जेल का सीईओ बना दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ तभी जब ये प्रोटोटाइप सुविधा पूरी तरह अटूट साबित हो। अब क्योंकि रे भाग निकला है, लेस्टर डरकर अपना सामान पैक करता है और भागने की तैयारी करता है। लेकिन हश और एबिगेल उसे ढूंढ निकालते हैं और बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन लेस्टर भाग पाता उससे पहले ही हश अचानक उस पर हमला करता है और उसे ड्राइवर सीट पर ही बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जब लेस्टर होश में आता है तो पाता है कि वो अब भी अपनी कार के अंदर ही है। उसकी कार एक शिपिंग कंटेनर में बंद है और वो कंटेनर पूरी तरह सील होकर एक विशाल कार्गो शिप पर अज्ञात जगह की ओर जा रहा है। अब लेस्टर भी उसी अंजाम का शिकार हो चुका है जो उसने रे के लिए सोचा था। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।